पिछले पूरे 10 सालों में और लोगों को इस फील्ड में देखते हुए या आमतौर पे किसी भी फील्ड में देखते हुए एक्सेल करते हुए, तो जो चीज़ मैंने नोट की है या जिन लोगों से मैं मिला हूँ या जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो इस फील्ड में पायनियर हैं या उन्होंने किसी भी फील्ड में एक्सेल किया है, तो वो उन्होंने किया है बेसिक्स को पकड़ के। यानी कि बेसिक्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एज देती हैं ओवर एनीथिंग एल्स। आई मीन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हर चीज़ आप लर्न कर सकते हैं। यू कैन लर्न any advanced concept, it is basically built on basics. Basics जो होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं। तो आई कैनॉट emphasize enough कि बेसिक्स कितने important है for anything. So this is just not for computer vision, this can be true for any field. So लेकिन कंप्यूटर विजन में भी चूंकि ज़ाहिर है इसका काफ़ी रोल है और इम्पोर्टेंस है, तो everyone just start with the basics. You don't have to just go ahead and train a deep learning model to learn computer vision. You don't have to do that. चीज़ें इतनी ऑटोमेट हो रही हैं आते जाते कि everyone can train a deep learning model and all that. मतलब वो that doesn't matter. In coming future, what matters is that how critically you can think, how you can actually understand how it is working. आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से काम कर रहा है। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में व्हाट इज हैपनिंग अंडरनीथ। और कंप्यूटर विजन के बेसिक्स की तरफ हम अभी बिल्कुल आ रहे हैं, तो आई वुड जस्ट एडवाइज एवरीवन जस्ट टू थोड़ा सा सब्र, और हम उसी तरफ मूव कर रहे हैं। कंप्यूटर विजन के जो बेसिक्स है ना, वो 2 या 3 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। एक जो चीज़ होती है वो है आपके एमएल के बेसिक्स, कि मशीन लर्निंग के क्या बेसिक्स हैं। मशीन लर्निंग के बेसिक्स हैं कि आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास सबसे पहले प्रॉब्लम होनी चाहिए कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। आपकी सोच ये होनी चाहिए जब भी आप कोई भी मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व कर रहे हैं। काइंडली अभी पिछली स्लाइड पे आ जाए इसी पे। जस्ट थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इस पे, थोड़ा सा आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम ताकि सब लोगों को जो है ना इस पर अंडरस्टैंडिंग हो। बेसिक्स जो एमएल के हैं और कंप्यूटर विजन के हैं, वो स्टार्ट जो कंप्यूटर विजन के हैं वो इमेज प्रोसेसिंग से स्टार्ट होते हैं। और टू अचीव कंप्यूटर विजन यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ एमएल मशीन लर्निंग। एक बेसिक मशीन लर्निंग की पाइपलाइन क्या होती है उस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए कि एमएल के क्या बेसिक्स हैं। चीज़ों को हम सर्विस लेवल पे टच करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं किसी चीज़ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़ाहिर है एक हमारा सेशन है, तो जस्ट वी हैव टू टच बेसिस ऑन एवरीथिंग। यू कैन नोट डाउन एवरीथिंग दैट यू वांट, और इससे रिलेटेड आप अपनी जो है ना वो प्रोग्रेस जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले चूंकि इमेज प्रोसेसिंग है कंप्यूटर विजन के बेसिक्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए इमेजेस को मैनिपुलेट कैसे करना है, इमेजेस को प्रोसेस कैसे करना है, इमेजेस को रीड कैसे करना है, एक वीडियो फाइल को रीड करके उसके ऊपर हम किस तरीके से प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। आप पहले दिन जब बैठे हैं स्टडी करने, आप बिल्कुल ये ना सोचें कि यार मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारना है, कुछ करना है। यू डोंट हैव टू डू दैट। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द डेटा और उसकी छोटी छोटी मैनिपुलेशंस। For example, images at data. What does an image look like when you load that into a computer? For example, you just start a Python script और उसके अंदर आपने image load किया. What does it look like? For a computer, what is it? You try to understand that. और उसमें images जो होती हैं वो basically matrices होती हैं. I hope everyone understand what matrix is. इसमें 2 या 3 किस्म की टाइप्स होती हैं। यूजुअली जो भी इमेज हम रीड करते हैं दैट इज इन आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू स्केल। इसकी 3 डायमेंशंस होते हैं। और एक और जो होती है, इसको थोड़ा सा प्रोसेस करना मुश्किल होता है, तो यूजुअली व्हाट वी डू इज जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं इनको हम लोग जस्ट ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एट द स्टार्ट आई वुड रिकमेंड फॉर एवरीवन टू जस्ट कन्वर्ट एनी इमेज इनटू ग्रे एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। यू डोंट नीड टू वर्क ऑन आरजीबी इमेजेस जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। You don't need to do that. Start with the basic image manipulations. Just try to understand how resizing happens, how cropping happens. I mean, everyone is aware of these things. हर कोई ये काम अपने एंड पे कर चुका है या डेली लाइफ में करता है, ये इस तरह का काम है।
क्रॉपिंग होगी, रीसाइजिंग होगी, इमेज को रोटेट करते हैं हम, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इनको किस तरीके से मल्टीपल कलर स्पेसेस होती हैं, जिस तरह आरजीबी है उस तरह और भी कलर स्पेसेस होती हैं, यू हैव टू एक्सप्लोर दोज. तो फॉर स्टार्टिंग विद इमेज प्रोसेसिंग, जस्ट गेट फेमिलियर विद द डेटा एंड प्रोसेसिंग फॉर द डेटा, हाउ टू हैंडल द डेटा बेसिकली. तो इमेजेस जो होती हैं वो मैट्रिसेस में उनको अपलोड करें, उसके अंदर मल्टीपल जो है ना वो मैनिपुलेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं. रीसाइजिंग करके देखें हाउ रीसाइजिंग कैन हैपन. रीसाइजिंग किस तरीके से होती है, उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, रीसाइजिंग के क्या क्या तरीके होते हैं. इसी तरह क्रॉपिंग है, क्रॉपिंग किस तरीके से हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें जो अगर आप प्रैक्टिस करें फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिस विल रियली हेल्प. उसके बाद इमेज फिल्टरिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है कि इमेज फिल्टर क्या है. फिल्टर हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, मल्टीपल, आई थिंक एवरीवन इज फेमिलियर विद द फिल्टर. फिल्टर बेसिकली जो होता है ना वो यूजुअली एट द स्टार्ट इट इज कन्वोल्यूशन जो होती है. कन्वोल्यूशन का आई एम नॉट अवेयर कि अगर हर किसी ने सुना हुआ, बट कन्वोल्यूशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस. व्हाट हैपेंस इज दैट, फॉर एग्जांपल, यू वांट टू ब्लर योर इमेज. अब इसमें होता क्या है कि एक जस्ट एक कन्वोल्यूशन परफॉर्म होती है, एक गॉसियन फिल्टर इस जिसको हम कहते हैं. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट ब्लर करने के लिए गॉसियन फिल्टर यूज होता है. तो अगर मैं थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स में बात करूं, तो उसमें वो जस्ट ये करता है कि वो एक फिल्टर होता है. फॉर एग्जांपल 100x100 की हमारी इमेज है. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट 100x100 इमेज इज. 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स, जिसके एक्स एक्सिस में 100 पिक्सल्स हैं, जिसके वाई एक्सिस में 100 पिक्सल्स हैं, एंड इट मेक्स 100x100 पिक्सल इमेज. तो उसके अंदर क्या होता है कि वो उसके ऊपर जो है ना वो पूरा एक ऑपरेशन वो उसको मल्टीप्लाई करता है उस फिल्टर को उस पूरी इमेज के साथ, एंड द रिजल्टेंट इमेज इज बेसिकली अ ब्लर्ड इमेज. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर एवरीवन. स्टार्ट विद दीज, परफॉर्म दीज एप्लीकेशंस. आप लोग अपने फिल्टर्स जो है ना उसको बना सकते हैं. प्रिपेयर योर ओन फिल्टर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ईच फिल्टर इज डूइंग. Then definitely you will start getting ideas of how you can create your own filters. So start doing that, play with this, and perform multiple manipulations on the images and all that. So this will give you a very good idea of how to handle images, how images are transformed, and yeah. So questions for everyone. Just a note at the end. You can note down your questions, and at the end, I will try to answer all those. Thank you. एंड बेसिकली उसके बाद जो होती है एक चीज़ आती है वो है फीचर डिटेक्शंस होती हैं. फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बेसिकली मशीन लर्निंग. तो चूंकि हम कंप्यूटर विजन की बात कर रहे हैं, तो जब हमने बात की है कि इमेजेस जो होती हैं वो हमें जब नज़र आती हैं तो हमने उनको कंप्यूटर को भी अंडरस्टैंड करवाना होता है. कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम इनको कन्वर्ट करते हैं एस इनटू नंबर्स. हमें पिक्सल्स वैल्यूज तो मिलती हैं, वो वैल्यूज होती हैं वो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. बट फीचर जो डिटेक्शन होती है या जो फीचर डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, ये थोड़ी सी आप ये कह लें कि एक एडवांस चीज़ है. इसके अंदर फिल्टर्स भी यूज होते हैं, इसमें मल्टीपल टेक्निक्स यूज होती हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल देयर इज अ वे यू कैन डिटेक्ट कॉर्नर्स इन एन इमेज. आप क्या करेंगे, उस इमेज को कन्वर्ट करेंगे जिसके अंदर जो है ना वो जो कॉर्नर्स हैं वो डिटेक्ट हुए होंगे, एजेस डिटेक्ट होते हैं, टेक्सचर्स वो मैप कर देता है, और मल्टीपल इसके जो हैं वो टेक्निक्स हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर जाएंगे. थैंक यू. हाँ जी. अब जिस तरह से हमने बात की फीचर एक्सट्रैक्शन एंड डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली कंप्यूटर विजन का स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है. कोई भी जब हम कंप्यूटर विजन का एल्गोरिथम यूज कर रहे होते हैं जो कि एमएल बेस्ड है, उसके अंदर सबसे पहला पार्ट जो होता है ना वो फीचर एक्सट्रैक्शन का या फीचर डिस्क्रिप्टर्स का होता है. तो स्टार्ट हमें बेसिकली जो है ना वो किसी भी बंदे जिसने भी स्टार्ट करना है, जस्ट स्टार्ट विद कन्वेंशनल मशीन लर्निंग. डोंट गो विद डीप लर्निंग एट द वेरी स्टार्ट, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करता है. और इसमें चूंकि जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं इवन डीप लर्निंग के, वो आपको ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं या जो सिंपल एक पाइपलाइन होती है, यही आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि यही चीज़ आगे जाके बेसिकली इसी के अंदर एडवांस टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स जब ऐड होते हैं तो वो अब आजकल जो भी एडवांस टेक्निक्स यूज होती हैं तो वो यही बन जाती हैं. वो इसी के अंदर ही एडवांसमेंट्स हैं, इन्हीं फील्ड्स के अंदर ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना वो सेम ही है कि आप पहले फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं,
उसके बाद आगे उसकी क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन या जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें जाते हैं। तो सबसे पहले फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं और डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। फीचर डिस्क्रिप्टर क्या करते हैं कि आपको जो है ना वो अलाउ करेंगे, अम, वो बेसिकली आपको अलाउ करते हैं इनको ऐसी रिप्रेजेंटेशन में लेके जाने में जो कि अंडरस्टैंडेबल होती हैं कंप्यूटर के लिए, और थोड़ी सी जो है ना वो जिसे कहते हैं कि जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं और जिसके ऊपर आप कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन द डेटा। तो फीचर डिस्क्रिप्टर क्या करते हैं, उस इमेज को या जो वो इमेज आपको नजर आ रही होती है उसको स्पेसिफिक पैटर्न्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको उसका साइज जो है ना वो आपको रिड्यूस करके देते हैं, उसकी डायमेंशंस आपको रिड्यूस करके देते हैं, उसको सिंपल 1D अरे के अंदर कन्वर्ट करके देते हैं, उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करके देते हैं। अब ये सारी चीजें हमें क्यों करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं जिनको हमें जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो ये है कि कंप्यूटर के पास कंप्यूटेशन जो होती है वो लिमिटेड होती है, मेमोरी हमारे पास लिमिटेड होती है। हमने ये भी देखना होता है कि मतलब कि काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमें कंप्यूटेशन का एस्पेक्ट भी जो है ना वो अपने सामने रखना पड़ता है। और काफ़ी सारे मतलब मेमोरी के कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं हमारे पास, और सारा कुछ होता है। तो इन सारी चीज़ों को देख के ही ये कुछ चीज़ें जो है ना वो इनके ऊपर काम हुआ था, और ये जो है ना उस वक्त से चलती आ रही है। कंप्यूटेशन अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, बट स्टिल one of the first things even today that is part of a discussion before every project is about computation, that how much compute it needs. So compute is very important. So whenever you're building something, you also have to keep in mind the compute as well. But at the start of it, just forget about it. आपको अभी ये चीजें सोचने की जरूरत नहीं है. When you're aware with all the concepts and pipelines and all that, when you are hands on all of these things, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके जहन में जो है ना वो इसका कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएगा कि कंप्यूटेशन का क्या फ़ायदा है क्या नहीं। कुछ एल्गोरिथम्स आप रन करेंगे, आपको खुद आइडिया आ रहा होगा, यार ये काफ़ी स्लो है या ये कुछ है, इसको तेज़ किस तरीके से किया जा सकता है। तो बेसिकली फीचर डिस्क्रिप्टर्स और फीचर एक्सट्रैक्शन के बारे में ही है, इसके मज़ीद आप लोग जो है ना वो एक्सप्लोर करें जाके कि क्या है, वो पूरी एक अलग दुनिया है कि ये क्या है फीचर एक्सट्रैक्शन या डिस्क्रिप्शंस क्या होती है। ये बेसिकली एमएल के लिए हमें जो पैटर्न्स चाहिए होती हैं या जो कुछ रिप्रेजेंटेशंस चाहिए होती हैं, जो कि हम जिसको मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू जो है हम यूटिलाइज करके उसके ऊपर अपना कोई भी यूज केस फुलफिल कर सकते हैं। आइदर वो सेगमेंटेशन का हो सकता है, आइदर वो जो है उसका जो है ना वो कोई भी डिटेक्शन का हमारा जो कोई भी वो हो सकता है। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि फीचर एक्सट्रैक्शन और डिस्क्रिप्टर्स जो है ना वो हमें अलाउ करते हैं उसके अंदर मल्टीपल सेगमेंटेशन के लिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए या रिकग्निशन के लिए, इमेज क्लासिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। अब इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेगमेंटेशन बेसिकली ये होती है, अगर हम थोड़ा सा अगर ये राइट साइड पे हम ये एक इमेज भी देख लें कि फॉर एग्जांपल एक ये कैट है और उसके उसने पीछे मल्टीपल रीजन सेगमेंट कर दिए। ये मतलब सेगमेंटेशन ये होती है कि इमेज के अंदर मल्टीपल रीजन्स जो है ना आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इमेज सेगमेंटेशन होती है। अब इसके अंदर जो पहली चीज आ रही है जिसमें आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैट के ऊपर एक बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है, ये बेसिकली इसको हम क्लासिक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी कह सकते हैं कि जो है ना वो ये कैट है, इसको मैंने डिटेक्ट किया, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जब हम कर रहे होते हैं तो दैट कुड बी एनीथिंग, कोई कैट है, डॉग है, कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है, कोई भी चीज़ है, ह्यूमन है इवन, तो वो बेसिकली उस चीज़ में आ जाती है। रिकग्निशन बेसिकली जो है वो उसकी भी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। फेस रिकग्निशन में अगर आ जाएं तो अभी आपने सबने एग्जांपल दी थी कि हम जब अपना फ़ोन अनलॉक करते हैं तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फेशियल रिकग्निशन के उसने आपके कुछ फेशियल फीचर जो है ना वो रिकॉर्ड करके रखे होते हैं, और उससे बाद क्या करता है कि जब भी कोई आप अनलॉक करने के लिए जाते हैं तो वो रियल टाइम के ऊपर आपके फेस के फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके उनको बैकएंड पे थ्रू एन एल्गोरिदम मैच करता है। अगर तो वो मैच कर जाता है तो वो कहता है ये दिस इज द सेम पर्सन, इट कैन अनलॉक।
पूरी इमेज को भी क्लासिफिकेशन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसका जो है वो उस तरीके से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम आता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप डिटेक्ट कर लेते हो, उसको अपने वीडियो के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स के अंदर ट्रैक करना होता है। तो ट्रैकिंग के जो कुछ मतलब एल्गोरिथम्स वगैरह यूज होते हैं, उसमें ऑप्टिकल फ्लो आ जाता है। एक बड़ी कॉमन टर्म यूज होती है कॉलमैन फिल्टर, वो भी यूज होता है। तो लेट्स मूव अहेड। बिल्कुल। अब क्वेश्चन आता है डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन, व्हाई डीप लर्निंग। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें अंडरस्टैंड करना है ना, वो ये है कि अभी तक जो भी हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें एक जो की कंपोनेंट है ना, वो है फीचर एक्सट्रैक्शन का। अब इमेजेस के अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो कहते हैं ना कि ह्यूमन कोई भी हो, इस पे इतनी रिसर्च हुई हुई है, इतने फीचर डिस्क्रिप्टर्स आए हैं, और उन्होंने काफी कुछ करने की कोशिश की है, बट देर आर यू कैन से स्टिल लिमिटेशंस। और जो है ना वो लिमिटेशंस जो हैं वो फीचर इंजीनियरिंग के बिल्कुल वो एंड पे भी एग्जिस्ट करती हैं और करती रही हैं। उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है। अ, मैंने खुद जो है ना वो काफ़ी फीचर डिस्क्रिप्टर्स के ऊपर भी रिसर्च की हुई। हम उसको ट्वीक करके उससे परफॉर्मेंस जो है ना इम्प्रूवमेंट लिया करते थे, बट दैट वाज वो काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। उसमें उसको अंडरस्टैंड करना, उसमें छोटी छोटी ट्वीक करके बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, फाइन ट्यून करना उनको। फिर उसके आगे एल्गोरिदम को जो है ना वो फाइन ट्यून करना, तो वो इतने पैरामीटर्स हो जाते हैं ना एक उसको एडजस्ट करने के, कि उसमें टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप ये समझ लें कि एक तरीके से फीचर एक्सट्रैक्शन को ऑटोमेट किया गया है थ्रू डीप लर्निंग। डीप लर्निंग बेसिकली क्या है कि एक सेट ऑफ जो है ना वो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। हो इसमें सिंपल, इसको अगर देखा जाए तो मैं इनको अगर वैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो हो तो इनमें मल्टीप्लिकेशन रही होती है, और बीच में वो कहते हैं ना कि एक उसमें मैजिक ऐड किया जाता है जिसको कहते हैं नॉन लीनियरिटी। एक्टिवेशन फंक्शंस इसमें ऐड करते हैं जो बेसिकली इसमें नॉन लीनियरिटी ऐड करती है। उससे क्या होता है कि ये जो भी हमारे नेटवर्क्स होते हैं, ये नॉन लीनियर इंफॉर्मेशन कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। दैट इज एक्चुअली द पावर ऑफ डीप लर्निंग, कि उसमें वो जो नॉन लीनियर लीनियरिटी हम लोग ऐड करते हैं, वो जो नॉन लीनियर पैटर्न्स ये कैप्चर करना शुरू करता है। और चूंकि ये मॉडल्स काफ़ी बड़े होते हैं, इनकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जो फीचर एक्सट्रैक्शन होती है ना इनमें, वो एक सॉर्ट ऑफ आप ये समझ लें कि हम इनको पिक्सल वैल्यू ही देते हैं इनपुट पे, और उसके बाद ये थ्रू मल्टीपल कन्वोल्यूशंस ये उस इमेज को ट्रांसफॉर्म करता है। और फीचर डिस्क्रिप्टर ये बेसिकली हमें जो है ना वो विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग हम इसमें अचीव करते हैं। तो एक तो डीप लर्निंग में मूव करने का जो मकसद है वो तो ये है कि हम जो है ना एक तो फीचर एक्सट्रैक्शन जो है ना वो हम इसके ऊपर छोड़ देते हैं। उसमें जितनी डेप्थ और जितनी हम उसकी विड्थ बढ़ाते जाएंगे, उस हिसाब से फीचर जो है ना वो एडजस्ट हो रहे होंगे। और एक और मतलब एडवाइस है आपको में, जब आपकी अच्छी अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप स्टार्ट में काम कर रहे हैं, मे बी जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फीचर्स इट इज एबल टू एक्सट्रैक्ट, यानी कि एट एनी लेयर, किसी भी लेयर में आप चेक कर सकते हैं कि ये क्या, इस इमेज की इस टाइम पे क्या सिचुएशन है। क्योंकि हर लेयर के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जो है ना वो कन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं। कन्वोल्यूशन लेयर्स वही हैं जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट एक अंडरस्टैंड किया था, दैट वाज कि उसमें कुछ मैट्रिसेस जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं चीज को। उसी स्लाइड पे बिल्कुल। तो इनके अंदर बेसिकली जो एडवांसमेंट आई थी वो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनएन्स आई थी, जिनको हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। इनका जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है वो ये होता है कि एक इनपुट लेयर होती है। इनपुट बेसिकली हमारी कोई भी इमेज हो सकती है, और उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर कन्वोल्यूशन करते हैं। कन्वोल्यूशन का वही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर सके हैं, वही प्रोसेस होता है। और उसके बाद मैक्स पूलिंग होती है। मैक्स पूलिंग बेसिकली अगर थोड़ा सा अगर समझाया जाए तो वो ये होता है कि फीचर स्पेस बहुत ज्यादा होती है। जितने ज्यादा फीचर्स होते हैं हमारे लिए, वही वाली बात आ जाती है, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है और उसको उतना ही प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वाया मैक्स पूलिंग व्हाट वी आर डूइंग इज विदाउट लूजिंग मच ऑफ द इंफॉर्मेशन,
हम उसके अंदर से उसको उसका साइज़ रिड्यूस करते हैं विदाउट लूज़िंग मच ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद एट द एंड जब ये पूरा एक इसकी लेयर्स का वो एंड होता है, तो एट द एंड हमें एक आप ये समझ लें कि फीचर डिस्क्रिप्टर ही मिल रहा होता है, एक सेट ऑफ फीचर्स ही मिल रहे होते हैं। तो उसके आगे फिर हम लोग क्या करते हैं, फुली कनेक्टेड एक न्यूरल नेटवर्क अटैच करते हैं, जो उसके अंदर जो भी टास्क हम लोग अचीव करना चाहते हैं उसके मुताबिक उसमें से हम अचीव करते हैं। डीप लर्निंग में कुछ पॉपुलर आर्किटेक्चर्स हैं जो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ने उसके बारे में सुना होगा, जिसमें लीनेट है, एलेक्सनेट है, वीजीजी है, योलो बहुत कॉमन है जो लोग यूज करते हैं। आई मीन योलो इज जस्ट गो टू फॉर मैनी एप्लीकेशन दीज डेज। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, किसी काम के लिए भी मोस्टली जो है ना वो योलो जो है ना वो लोग यूज कर रहे होते हैं। रेजनेट है, रेजनेट बेसिकली वन ऑफ द, जैसे बोलते हैं ना कि बड़ा एक मशहूर आर्किटेक्चर है जो सबसे पहले आया था सीएनएन का, जिसके अंदर जो है ना वो काम हुआ था। अब डीप लर्निंग का एक और फायदा है, डीप लर्निंग का फायदा जो है ना वो है बेसिकली आता है ट्रांसफर लर्निंग में। ट्रांसफर लर्निंग क्या चीज़ है? ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि चूंकि ये मॉडल्स काफ़ी बड़े होते हैं डीप लर्निंग के, तो उसके अंदर इस तरह से होता है कि कुछ जो है ना वो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं जो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा में पड़े हुए होते हैं। अब हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। एक तो प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी डेटा की, कि जो डेटा है उसकी अवेलेबिलिटी एक प्रॉब्लम होती है, उसके बाद उसकी फीचर एक्सट्रैक्शन एक प्रॉब्लम होती है। कंप्यूटर विजन में यही प्रॉब्लम जो है ना वो बेसिकली होते हैं कि डेटा की क्वांटिटी कितनी है, फिर उसके बाद जो हमारे फीचर एक्सट्रैक्शन है वो हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम लोग बेस्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ना इमेजेस की वो क्रिएट कर सकते हैं फॉर द मॉडल टू प्रोसेस। तो ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्री ट्रेन्ड मॉडल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। ओपन सोर्स आजकल तो काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं। आप क्या करते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन के लिए उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी वो उसी तरह से रहती है, आप उसको अपनी एप्लीकेशन के लिए फाइन ट्यून कर सकते हैं। फाइन ट्यून क्या है कि आपके पास एक डेटा सेट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल 2000 5000 इमेजेस का। जो दूसरा मॉडल होगा वो ऑलरेडी ट्रेंड होगा ऑन यू कैन से मिलियंस ऑफ इमेजेस। डीप लर्निंग से पहले इट वाज नॉट पॉसिबल टू अचीव दिस, बट विद द एडवेंट ऑफ डीप लर्निंग इट may contain all that information, or you can say it adjustments in the model that it had learned from all those images and millions of images. So you can just utilize or fine tune that specifically to your application. और उसमें ये होता है कि आप कुछ आइट्रेशन रन करके अपने डाटा के ऊपर स्पेसिफिकली उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। होता सॉर्ट ऑफ ये भी लर्निंग का प्रोसेस ही है, लेकिन आप इतने बड़े मॉडल की मे बी लास्ट फ्यू लेयर्स के वेट्स आप एडजस्ट कर रहे होते हैं। वी कैन मूव नेक्स्ट। तो अभी हम लोगों ने काफ़ी मॉडल्स वगैरह की चीज़ों की बात की है। अगर कुछ लोग यहाँ पे बताना चाहें कि हम लोग ये वाले मॉडल्स यूज़ कर चुके हैं और अपने एक्सपीरियंसेस विद डीप लर्निंग। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, हाउ वुड वी नो दैट हाउ मेनी लेयर टू कीप एंड हाउ मेनी टू ट्रेन? इज मोस्ट ऑफ द डीप लर्निंग इज एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन होती है इसमें। आई मीन वो डिपेंड करता है कि आपके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसमें यह है कि देर इज़ नो रूल ऑफ थंब कि कितनी लेयर्स रखनी है कितनी नहीं रखनी। जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स। आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। CNN खुद बनाएं आप लोग, टेंसरफ्लो के ऊपर बन जाता है, और ऑनलाइन इसकी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं। उसके अंदर आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। जितनी लेयर के अंदर आप डेप्थ इंक्रीज करेंगे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो उसमें ये होता है कि उसकी फीचर एक्सट्रैक्शन जो है ना वो इन्हांस हो जाती है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू, आपको अपनी इनपुट को भी देखना है कि आपकी इनपुट ऐसा तो नहीं कि इंफॉर्मेशन अगर आप डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं और वो सैचुरेट होती जा रही है, तो आपको इनपुट का ख्याल रखना पड़ता है उसकी डेप्थ के हिसाब से, कि ऐसा ना हो कि मैं बहुत इनपुट मेरी इतनी है नहीं। फॉर एग्जांपल मैं 25x25 की मेरे पास इमेजेस हैं और मैं डेप्थ जो है ना वो इतनी बढ़ा दूंगा कि वो इंफॉर्मेशन जो है ना वो उसका मुझे फायदा ही कोई नहीं होगा।
तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी उस हिसाब से भी देखनी पड़ती हैं। और एट द एंड बेस्ड ऑन योर इनपुट यू हैव टू एनालाइज कि कितनी मुझे जो है ना वो यहाँ पर डेप्थ वगैरह चाहिए। कुछ आर्किटेक्चर वगैरह अवेलेबल होते हैं, उनको आप स्टडी करें और उनके मुताबिक जो है ना उनके अंदर आप मूव कर सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने उनको अप्रोच किया हुआ है। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जस्ट स्टार्ट विद बेसिक सिंपल CNN बनाएं, अपनी एप्लीकेशन बनाएं, उसको पहले सिंपल फीचर डिस्क्रिप्टर से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद आप मूव करें उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको अंदर आप CNN पे मूव करें। आप खुद बनाएं CNN सिंपल, स्टार्ट विद सिंपल। आई कैन नॉट एम्फसाइज एनफ के व्हाई यू हैव टू स्टार्ट विद सिंपल, बिकॉज जब आप सिंपल से स्टार्ट करेंगे यू विल हैव यू कैन से विजुअलाइजेशन, यू विल हैव इनसाइट्स ऑन एवरी एस्पेक्ट, और आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि मैं किस तरीके से जो है ना वो ये तो पूरा प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, और आगे एडवांस मूव करते हुए आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चैट में मेरे लिए लिखना हाँ, यहाँ पे आप लोग चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए चैट बॉक्स यूज़ करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट मैं कोशिश करूँगा चैट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं वो ट्राई टू आंसर दोस। बाकी हम लोग पॉपुलर टूल्स एंड लाइब्रेरीज की बात करते हैं। कंप्यूटर विजन में एक सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी तो ओपन सीवी है। ओपन सीवी आई मीन आपने इमेज रीड करनी है, ओपन सीवी अवेलेबल है। सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किए थे, इमेज प्रोसेसिंग के कोई चीज़ आपने इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, सारा कुछ करने के लिए आपको जस्ट एक ओपन सीवी की लाइब्रेरी चाहिए। टेंसरफ्लो, केरास हैं, पाइटॉर्च हैं, ये बेसिकली फ्रेमवर्क्स हैं डीप लर्निंग के लिए। ये आप लोगों के लिए डीप लर्निंग के अंदर काम करना आसान बनाते हैं। इन लोगों ने सारी मतलब कि जैसे बोलते हैं कि चीज़ें हैंडल की होती हैं बैक एंड पे, काफ़ी चीज़ें बनी बनाई अवेलेबल होती हैं। टेंसरफ्लो थोड़ी सी लो लेवल लाइब्रेरी है, अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली गूगल की लाइब्रेरी है जो टेंसरफ्लो है, और केरास बेसिकली उसके ऊपर आप API कह सकते हो, जो कि उसका थोड़ा सा हाई लेवल वर्जन है। और वो अलाउ ये करता है कि टेंसरफ्लो की जो ना अम, जो टेंसर फ्लो की लो लेवल की कम्प्लेक्सिटीज हैं उनको थोड़ा सा मास्क करके आपको थोड़ी सी हाई लेवल जो है ना वो देता है। पाईटॉर्च काफ़ी वाइडली यूज होता है। पाईटॉर्च बेसिकली मेटा की है, जो कि प्रीवियसली फेसबुक उनकी ये लाइब्रेरी है। तो उन लोगों ने ये लाइब्रेरीज अपने आसानी के लिए बनाई होती है। बड़ी कंपनीज जब वो बड़ी हो जाती हैं तो आ, ये कुछ चीज़ें हैं जो वो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और उन लोगों ने इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए इस सारी फील्ड में सारी एडवांसमेंट की होती है। और जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अस दे हैव मेड दीज ओपन सोर्स फॉर अस। उसके अलावा मल्टीपल और लाइब्रेरीज हैं, जैसे डीलिब है, साइकिट इमेज है, मतलब ये मल्टीपल और जो है ना वो एप्लीके ये लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, इनको टूल्स हैं, इनको आप एक्सप्लोर करें सारों को। मेनली जो है ना वो ओपन सीवी है। ओपन सीवी समथिंग जो कि जिसके बगैर मेरा ख्याल है किसी का गुजारा नहीं है। तो स्टार्ट विद ओपन सीवी। आपने जो भी चीज़ें अभी हमने पहले डिस्कस की थी कि हमें रीच करने की ज़रूरत है, तो वो जो है ना हमने जिस तरह से डिस्कस किया था कि तो कि आप स्टार्ट विद रीडिंग एन इमेज, उसको मैनिपुलेट करें, सारा कुछ करें, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो कर आप थ्रू ओपन सीवी ले ही सकते हैं। तो जस्ट हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लाइब्रेरी। थैंक यू। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। कुछ टॉप के बेसिकली या जो वाइडली यूज्ड कंप्यूटर विजन के मॉडल्स हैं उनकी बात की जाए तो बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली CNNs ही हैं, जिनको हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। और उसके बाद इनके अंदर थोड़ी बहुत एडवांसमेंट्स आती गई, रीजन बेस्ड कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स आते गए, या RCNN जिनको कहा जाता है, योलो आ गया। इसके अंदर मल्टीपल हैं, कुछ यूनेट है। आजकल जो एक चीज चल रही है ट्रांसफॉर्मर्स का काफी है, तो उसमें ये है कि विजन ट्रांसफॉर्मर्स आजकल आए हुए हैं। डिफ्यूजन मॉडल्स आजकल स्टेट ऑफ द आर्ट समझे जाते हैं। जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, डिफ्यूजन बेसिकली एक जो है ना वो प्रोसेस है कि वो लोग किसी एक नॉइस से इमेज जनरेट करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि इफ एवरीवन इज फेमिलियर विद द इनकोडर एंड डिकोडर concepts.
इनकोडर बेसिकली ये आजकल काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ट्रांसफॉर्मर्स के, जिसके अंदर इनकोडर और डिकोडर का कॉन्सेप्ट है। इनकोडर बेसिकली ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप उसको इनपुट पे देते हैं, वो उसको इनकोड करता है इनटू सम मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन। डिकोडर ये होता है कि उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन से उसको आउटपुट जनरेट करता है, या उसको इंफॉर्मेशन को डिकोड करके उसको और उसकी असल अगर मैं इमेज की बात करूं तो फॉर एग्जांपल एक इनकोडर का जो काम होगा ना, वो इमेज को इनकोड करके कुछ वेक्टर्स में उसको चेंज करेगा, और डिकोडर जो होगा ना वो उसको उन्हीं रिप्रेजेंटेशंस को यूज करके उनसे इमेज जनरेट करेगा। जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ के व्हाट इट इज। तो डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली आजकल बहुत यूज हो रहे हैं, और किसी ने शायद यूटिलाइज भी किए होंगे। जनरेटिव एआई बेसिकली, जनरेटिव एआई बेसिकली इस जिसके अंदर जो यूज होते हैं वो जनरेटिव मॉडल्स होते हैं। जनरेटिव मॉडल्स थोड़े से एमएल मॉडल से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि दे जनरेट इमेजेस बेस्ड ऑन प्रॉम्प्ट्स एंड ऑल दैट। आप उसको कोई इंफॉर्मेशन देते हो कि मुझे एक सीनिक इमेज जो है ना वो जनरेट करके दे, वो बैकएंड पे क्या करेगा कि वो उन सीनिक जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, टेक्स्ट वाली साइड पे हम ज़्यादा कोशिश करते नहीं जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है कुछ मीनिंगफुल वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस में। डिकोडर क्या करेगा कि उसको कन्वर्ट करेगा किसी स्पेसिफिक नॉइज के अंदर, और उससे वो इमेज जनरेट करने की कोशिश करेगा। जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ जनरेटिव मॉडल्स के वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। मॉडल्स के हवाले से तो ये नेक्स्ट मूव करते हैं। एप्लीकेशंस हम लोग काफ़ी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, उनको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। यूज़ केसेस बेसिकली इसके मतलब कि तकरीबन हर फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं आजकल। हेल्थ केयर के अंदर बहुत है, रिटेल के अंदर बहुत है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी के अंदर आई थिंक यू आर ऑल अवेयर के सिक्योरिटी में किस तरीके से यूज़ हो रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज़ हो रहा है। एक कंपनी है, अगर आपको आइडिया हो, मोटिव के नाम से एक कंपनी है, खैर नाम नहीं लेते। वो उनकी ऑब्जेक्ट, उनकी बेसिकली प्रोडक्ट ये है कि वो जो है ना वो मेजर करती हैं कि जो ट्रांसपोर्ट हम कर रहे होते हैं, या वो ड्राइवर की अटेंशन को मॉनिटर कर रहे होते हैं, रोड को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो उसकी एक बड़ी मतलब ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। उसके बाद कुछ मतलब कि रियल वर्ल्ड में जो हमें नज़र आती हैं चीज़ें, उसके अंदर ऑटोनोमस ड्राइविंग है। आजकल आप यू आर ऑल अवेयर के किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम है, और जो टॉप के ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके अंदर ऑटोनोमस ड्राइविंग जो है ना वो एक बड़ा मतलब एक उसके अंदर फीचर होता है जो कि यूटिलाइज होता है। आप लोगों ने ऑनलाइन वीडियोस भी देखी होंगी। मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स को मतलब हेल्प आउट करते हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कोई भी अगर किसी का स्कैन है किसी पेशेंट का, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जस्ट टू गिव आउट पॉइंटर्स के इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रीजन्स ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, उसमें वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। और उसके अलावा सर्वेलेंस की हमने सिक्योरिटी की बात करी है। अच्छा, अब कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या चैलेंजेस हम लोगों को फेस होते हैं व्हाइल डिप्लॉइंग कंप्यूटर विजन। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस भी किया था कि क्यों हम चाहते हैं कि हमारे जो है ना वो जो भी फीचर्स होते हैं या मल्टीपल चीज़ें होती हैं उनका साइज छोटे से छोटा हो। हमें इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज रखना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन जो होती है ना वो कंप्यूट हंग्री होती हैं बहुत ज़्यादा। जस्ट मतलब इसकी एग्जांपल लेने के लिए, व्हेन यू जिन लोगों ने काम किया हुआ उनको आइडिया होगा। जस्ट सिंपल एक फेस रिकग्निशन या फेस डिटेक्शन की आप एप्लीकेशन बना के अपने लैपटॉप पे चलाने की कोशिश करें, यू विल अंडरस्टैंड कि वो कितनी कंप्यूट जो है ना वो इंटेंसिव होती है। उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। देर आर लाइब्रेरीज अवेलेबल जिन्होंने इस चीज़ को काफ़ी फाइन ट्यून ऑप्टिमाइज किया हुआ है। यू कैन डेफिनेटली यूज दैट इन, और उसके लिए बेसिकली
जो है ना वो उन लोगों ने इस चीज़ पे काफ़ी काम किया होता है इनको बेहतर करने के लिए। तो दैट व्हाट लाइब्रेरीज आर फॉर, बट डेफिनेटली कंप्यूटर विजन की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं दोज आर कंप्यूट हंग्री। और जस्ट इमेजिन के यू हैव टू मतलब कि आपने इस पूरी जो भी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं, फेस डिटेक्शन से लेके सर्वेलेंस से लेके हर चीज़ जो है ना वो आपने एक जो है ना वो किसी जगह पे प्रोसेस करनी है और उसको जो है ना वो वहाँ पे कंप्यूट करना है। तो आई होप यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के मतलब कि इट्स काफ़ी डिफिकल्ट। बाकी हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स ऑब्वियसली हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन के द स्केल जिस तरह की एप्लीकेशन आज का है, डेली बाय डेली आपके मोबाइल के जो कैमराज हैं उनका बढ़ता जा रहा है, मेगापिक्सल्स बढ़ते जा रहे हैं। जितने मेगापिक्सल बढ़ते जाएंगे उतने यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि उसकी वो सैंपल स्पेस बढ़ती जा रही है, यानी कि आपने प्रोसेसिंग के लिए वो बढ़ाना शुरू कर दिया। एवरीवेयर जो है ना वो कंपनीज अनाउंस करती हैं कि हमारा जो है ना वो ये हम लोग नई चिप्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि तेज प्रोसेस कर सकती हैं सारा कुछ। तो इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट। वी कैन मूव फॉरवर्ड। बाकी ये है कि कुछ यानी कि आप लोग स्टार्ट जो है ना वो कर सकते हैं कुछ मतलब कोडिंग एग्जांपल्स है अपने एंड पे। कोई सिंपल स्क्रिप्ट्स जो है ना वो इलस्ट्रेट जो बेसिक इमेज प्रोसेसिंग के हैं वो आप करें, फीचर डिटेक्शन करें, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से, इन चीज़ों से आप स्टार्ट करें। कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना वो आप मतलब कि उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी प्रोजेक्ट का वो बेसिकली होता है कि आपने एक डाटा को लोड करना है, उसको प्री प्रोसेस करना है, मॉडल की ट्रेनिंग करनी है और एवेल्युएशन करनी है। आप कोई भी प्रोजेक्ट करें उसको कुछ चंक्स में डिवाइड कर लें। आप कोड अपना इस तरह से डिवाइड कर लें, आपके लिए उसको डीबग करना आसान होगा, आपको उसके लिए मतलब कि अपने एंड पे उसको हैंडल करना आपके लिए आसान होगा। किसी भी आप जो भी आप प्रोजेक्ट या जब भी सेटअप कर रहे हो तो उसको अगर इस तरीके से डिवाइड कर ले तो आई थिंक आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है इंडस्ट्री के अंदर कि आप डाटा लोडिंग को एक साइड पे रखते हैं, उसकी फॉर एग्जांपल मूविंग फॉरवर्ड डाटा लोडिंग जो है ना वो आपने किसी एपीआई से करनी है, कहीं और से करनी है, तो आप जस्ट उस कोड को एडजस्ट करेंगे और बाकी को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं। और डिप्लॉयमेंट बेसिकली जो है ना इसके अंदर मल्टीपल तरीकों से होती है। मतलब आप कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कुछ जगहों पे आपको मोबाइल या ऑन हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट्स करनी होती हैं, उनके कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट होते हैं, उसके मॉडल्स डिफरेंट होते हैं, उसके लिए आपने वर्किंग डिफरेंट तरीके से की होती है, आपने उसके लिए डेवलपमेंट डिफरेंट तरीके से की होती है। क्लाउड के ऊपर आप डिप्लॉय करते हैं, क्लाउड मल्टीपल अवेलेबल है, सबसे कॉमनली यूज AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का एजर क्लाउड है और इसके अलावा गूगल का जीसीपी है। जीसीपी क्लाउड के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, बैकएंड पे इट इज अचीविंग द सेम थिंग। तो स्टार्ट विद, अगर आप क्लाउड पे सीखना चाहते हैं काम, जस्ट स्टार्ट विद कोई भी क्लाउड पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स फाइन, जो आपको इजीली अवेलेबल है। सबके ट्रायल मिल जाते हैं, आप इजीली अपना अकाउंट बनाएं, कुछ ना कुछ वो ट्रायल के लिए आपको क्रेडिट्स वगैरह देते हैं, तो यूटिलाइज दैट। और सबसे पहले लेकिन ये है कि गो थ्रू द बेसिक्स बिफोर रीचिंग टुवर्ड दिस स्टेप। और व्हेन इन फ्यू मंथ्स व्हेन यू आर प्रोफिशिएंट इनफ कि आप प्रॉपर्ली एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लाउड्स के ऊपर जो है ना वो वर्किंग करें और उसके ऊपर जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो मजीद बेहतर बनाएं। आई कैन मूव फॉरवर्ड। हाँ डेफिनेटली, अब अगर हम फ्यूचर की बात करें कंप्यूटर विजन की तो एप्लीकेशंस आर एंडलेस। आई मीन इतनी एप्लीकेशंस हैं और सबसे बड़ी एग्जांपल आजकल शायद आपने सुनी भी हो, मेटावर्स की बातें होती हैं या ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी की बातें होती हैं। तो एक वो तो जैसे बोलते हैं कि आजकल रिसर्चर्स सोच रहे हैं उस बारे में कि यार जो है ना एक वर्चुअल रियलिटी हम लोग क्रिएट कर देंगे, तो दैट इज यू कैन से अ फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर विजन।
विजन के अंदर जो है ना वो कुछ अब आगे हम 3D में मूव करना चाह रहे हैं। 3D के लिए बेसिकली जो रोबोटिक्स है वो इतनी एडवांस्ड होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता कि वी हैव टू मूव एंड प्रोसेस कंप्यूटर विजन इन 3D ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट। तो अब ये बात है कि हम एक और डायमेंशन उसके अंदर ऐड कर रहे हैं और कंप्यूट की वो जो है ना हमें दोबारा से एक नया चैलेंज उसके अंदर वो लेके आ रहा है। That's pretty much it. We can move forward. Okay. So just before the questions, just want to summarize for everyone. Um, Basically, ये है कि start with the basics. Forget about anything deep learning and all that. कोई एक सिंपल सा प्रॉब्लम आप लोग कोई भी पकड़ लें, फॉर एग्जांपल डिजिट क्लासिफिकेशन पकड़ लें और उसके अंदर आप स्टार्ट करें सिंपल फीचर डिस्क्रिप्टर से, उसको जो है ना पाइपलाइन बिल्ड करनी शुरू करें। जिस तरह से प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उस तरह रखें, डाटा को लोड अलग तरीके से करें और उसके बाद उसकी प्री प्रोसेसिंग करें, उसके अंदर मल्टीपल अपने एंड से उसके अंदर ट्वीकिंग्स करें, उसको अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं प्री प्रोसेसिंग के अंदर, क्या क्या कुछ किया जा सकता है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं। क्योंकि एक छोटी सी एप्लीकेशन आप बना लें उसके बाद हर पार्ट को आप ट्वीक कर सकते हैं, डाटा को थोड़ा कम कर दें, डाटा को थोड़ा ज़्यादा कर दें बैकएंड के ऊपर, और उसके बाद आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इन चीज़ों का इफेक्ट क्या होता है। और हर स्टेज के ऊपर जब आप सीख रहे हैं या चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करें। फॉर एग्जांपल डाटा लोड करने के बाद प्री प्रोसेसिंग करने के बाद कैसा, मतलब कि कोई एक आधी इमेज जो है ना आप प्लॉट करके देखें कि ये मैंने लोड ऐसे की थी और जो है ना वो एट द एंड जो है ना वो मॉडल को सर्व करने से पहले वो ऐसे है। तो उसके बाद फीचर डिस्क्रिप्टर्स की को इनपुट के बाद उसकी जो आउटपुट आ रही है उसको अंडरस्टैंड करें, उसको देखें कि वो किस तरीके से विजुअलाइज करें। फिर उसके बाद उसके आगे आप कोई मल्टीपल एल्गोरिथम्स लगाएं, एल्गोरिथम्स को स्टडी क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कि जो भी एल्गोरिथम्स हैं क्लासिकल मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करूँ, जस्ट स्टार्ट विद सिंपल SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन जो भी है उससे स्टार्ट करें, लीनियर एल्गोरिथम से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद सिंपल आप जो है ना वो उस पर आना शुरू कर दें मशीन लर्निंग के ऊपर।